हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द RPMIS अकेडमी। वीक एंड वीडियो के साथ आज हम आपको एक नए वीडियो से जोड़ता हूं। आज का टॉपिक है लोकतंत्र के प्रकार। दोस्तों, पिछले टॉपिक 3 में हमने आपको ये बताया था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, जिसमें हमने आपको राजतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा बताया था, लेकिन यह व्यवहारिक तरीके से बताया था। उसी में हमने भारतीय संविधान के विषय में जो जीवन प्रणाली और शासन प्रणाली होती है उसको जोड़कर दिखाने का प्रयास किया था। शासन प्रणाली और जीवन प्रणाली को देखने के लिए हमने आपको 7 स का सिद्धांत भी दिया था। वह 7 स का सिद्धांत था संविधानवाद, स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता, सहिष्णुता, समायोजन और संवाद। इन्हीं 7 स के सिद्धांत पर आगे फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या हो सकती है, सैद्धांतिक रूप से उसको अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था, जनता का शासन ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल के द्वारा होना चाहिए। अर्थात जनता का शासन जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा होना चाहिए। सही लोकतंत्र की परिभाषा को उन्होंने इन्हीं शब्दों में व्यक्त किया था। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे अब्राहम लिंकन का जो स्टेटमेंट था, क्या वह हूबहू हमारे भारतीय संविधान से या भारतीय लोकतंत्र से मेल खाता है। तो देखा यह गया है कि जो शासन प्रणाली और जीवन प्रणाली अपने भारतीय संविधान में दिया गया है, वह इन्हीं शब्दों के आधार पर सेट हो जाता है। आइए हम आपको इसको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र के विषय में बताया गया था कि शासन कैसे होना चाहिए। ऑफ द पीपुल अर्थात जनता का शासन, फॉर द पीपुल यानी जनता के लिए शासन, बाय द पीपुल यानी जनता के द्वारा शासन। जनता का शासन कैसे होना चाहिए, इसको दिया गया है कि यह संविधानवाद के माध्यम से होता है, या स्वतंत्रता के माध्यम से होता है, या समानता के माध्यम से होता है। यानी जनता के शासन संविधानवाद, स्वतंत्रता और समानता के द्वारा चलता है। तो संविधानवाद किसे कहते हैं, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, समानता किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम आप ये देखें कि संविधानवाद एक विचार से जुड़ जाता है, जिसमें एक लिखित संविधान होगा, जनता द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार शासन होगा, सरकार जनता के प्रति ईमानदार होगी, जनता का सरकार पर नियंत्रण होगा, जनता का अधिकार सुरक्षित होगा, सामाजिक मान्यताएं होंगी, राज इसकी वैधता प्रदान करेगा। ये सब विचार जो होते हैं वो संविधानवाद के विचार से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार जनता का शासन संविधानवाद से चलना चाहिए। फिर जनता का शासन कैसे होना चाहिए, स्वतंत्रता के द्वारा। स्वतंत्रता क्या होता है, स्वतंत्रता को हम 2 भागों में बांट कर देखने का प्रयास करते हैं। एक दैहिक स्वतंत्रता, एक नागरिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता जो होता है वह प्राण और जीवन की स्वतंत्रता के साथ जुड़ जाता है। प्राण और जीवन की स्वतंत्रता जो है एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। वहीं नागरिक स्वतंत्रता के रूप में कई स्वतंत्रताएं आपके सामने दिखती हैं, जिसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य संगठन आदि बनाने की स्वतंत्रता आदि से जुड़ जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो संविधानवाद और स्वतंत्रता 2 टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक है समानता। जनता का शासन कैसे होना चाहिए, समानता के भाव से होना चाहिए। समानता का भाव क्या होता है, समानता यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करती है। अवसर की समान अवसर और क्या होता है और प्रतिष्ठा क्या होता है, इसको हम देखा जाए तो भारतीय संविधान में दिया गया है, कानून के नज़र में सभी समान हैं, समान परिस्थितियों में समान न्याय होता है। अर्थात कानून के नज़र में सभी समान हैं। राजनीतिक समानता की बात कही गई, जिसमें एक मत एक मूल्य के सिद्धांत का पालन किया जाता है। निर्वाचित होना और निर्वाचन में भाग लेना, यह सभी अधिकार दिया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो संविधानवाद, स्वतंत्रता, समानता के माध्यम से जनता का शासन होना चाहिए। फिर अगली कड़ी में हम देखते हैं कि जनता के लिए शासन कैसे किया जाता है। जनता के लिए शासन देखा जाए, पूरा काम जो भारतीय लोकतंत्र में किया जाता है, जो संविधान के द्वारा किया जाता है, फॉर द पीपुल के लिए किया जाता है, अर्थात जनता के लिए किया
जाता है वह कार्य सहिष्णुतापूर्वक किया जाता है, समायोजन के माध्यम से किया जाता है और संवाद के माध्यम से किया जाता है। सर्वप्रथम इसको देखने का अगर प्रयास हम करें तो 1948 में मानवाधिकार घोषणा पत्र जब जारी हुआ था यूएनओ के द्वारा, तभी से इसमें स्पष्ट बातें कह दी गई। व्यक्ति का अधिकार है या मानव का अधिकार है कि वह भय से मुक्त, भोग से मुक्त और स्वस्थ जीवन की परिस्थितियों को पा सके। भोग से मुक्ति, भय से मुक्ति, स्वस्थ जीवन की परिस्थितियाँ तब मिलेगी जब वहाँ का संविधान या वहाँ की सरकार उसको प्रोवाइड करवाए। तो भोग से मुक्ति एक न्यूनतम आवश्यकता है। इसके द्वारा मनुष्य को या मानव जाति को भर पेट भोजन मिलना चाहिए, यह एक न्यूनतम आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसके लिए खाद्य सुरक्षा बिल भी पारित कर दिया गया है। गरीबों के लिए मतलब अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई है जिसमें छात्रों को बिना भेदभाव रहित भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा भय से मुक्त माने सभी प्रकार से भय से मुक्ति की बात की गई है, जिसके द्वारा हर प्रकार का शोषण मुक्त हो जाएगा। शोषण मुक्ति से सामाजिक और आर्थिक न्याय लागू हो जाएगा। उसी प्रकार स्वस्थ जीवन की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वस्थ मेडिकल सुविधाएं आदि देने की बात कही गई है। आज कोरोना जैसी महामारी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। यह जनता के लिए ही किया जा रहा है और बिना भेदभाव रहित उनको चिकित्सा सुविधा, दवाएं, भरपेट भोजन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह सब सुविधाएं कैसे किया जा रहा है? सहिष्णुतापूर्ण समायोजन और संवाद के माध्यम से किया जा रहा है। सहिष्णुता का मतलब होता है दूसरे को अधिकार दे रहा, सर्वधर्म समभाव की भावना से कार्य करना। तो प्रत्येक काम कैसे किया जा रहा है? सर्वधर्म समभाव की भावना से सबके साथ अधिकारपूर्वक किया जा रहा है। समायोजन माने सबको एडजस्ट करके, सबको सम्मिलित करके किया जा रहा है। और संवाद का मतलब होता है सबके साथ कम्युनिकेशन बनाकर काम किया जा रहा है। ये इस प्रकार फॉर द पीपुल का शासन चलाया जा रहा है। इसके अलावा होता है कि सरकार कैसी चलानी चाहिए, उसमें जनता की सहभागिता होनी चाहिए। जनता की सहभागिता, शासन किसके? जनता के द्वारा शासन। तो इसमें जनता सहभागी होती है। हालांकि जिस प्रकार के हमारे यहाँ प्रणाली है सरकार बनाने की, जनता सरकार को चुनती है, तो सरकार का जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता है वो सरकार चलाता है, लेकिन उसके नीति निर्माण में जनता सहभागी होती है। कैसे? सक्रिय और निष्क्रिय माध्यम से। सक्रिय कैसे होती है? सक्रिय होती है निर्वाचन के द्वारा सरकार को बनाएं और सरकार के नीति निर्माण में भाग लें, लेकिन यह भाग लेने का तो जो तरीका होता है सामाजिक स्तर पर होता है। सामाजिक नीतियों को बनाने में इनके जो व्यक्तियों का भाग सुनिश्चित हो, इसके लिए समुदाय स्तर पर एक ग्रुप बना लिया जाता है, एक प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। यह प्रेशर ग्रुप जो है सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और यह व्यक्ति और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। यह दबाव ग्रुप अच्छे कार्यों को पुरस्कार देती है और बुरे कार्यों का मतलब सुधार करने का अवसर भी देता है। सरकार के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात व्यक्ति की बात को सरकार तक पहुंचाते हैं और नीति निर्माण में भाग भी लेते हैं। एक निष्क्रिय सहभागिता होती है। निष्क्रिय सहभागिता होती है निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, लेकिन वोट देकर, मतदान देकर भूल जाते हैं, दोबारा फिर 5 साल बाद करते हैं। अर्थात सरकार के अच्छे बुरे कार्यों को बहुत बड़ा ये लोग विरोध और मतलब अच्छाई या बुराई के लिए आगे नहीं आते हैं। इस प्रकार जनता सहभागी होती है सक्रिय और निष्क्रिय माध्यम से। इस प्रकार हम आपको लोकतंत्र का जो परिभाषा होता है, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल के सिद्धांत पर देखा जाए, 7 का सिद्धांत जो भारतीय संविधान में है और जो एक लोकतंत्र की 7 स्तंभ हैं, उसको हमारा संविधान फुलफिल करती है। अर्थात हमारा संविधान एक संसदीय सरकार के तहत इसी लोकतंत्र के आधार पर चलाई जा रही है। आगे हम आपको लोकतंत्र के प्रकार को समझाने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? पूरे विश्व में देखा जाए तो लोकतंत्र के जो प्रकार बताए गए हैं, यह 2 आधारों पर लोकतंत्र को बांटने का प्रयास किया गया है। 2 आधार क्या क्या हो सकते हैं? 2 आधार ये हो सकते हैं कि संरचना के आधार पर लोकतंत्र और शक्ति के आधार पर लोकतंत्र।
संरचना के आधार पर लोकतंत्र को पुनः हम दो भागों में बांटते हैं। संरचना के आधार पर लोकतंत्र को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम और इंडिया। एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण है यूएसए। शक्ति के आधार पर लोकतंत्र को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक एकात्मक लोकतंत्र यूनिटरी सिस्टम होता है और एक होता है संघात्मक लोकतंत्र। अब संघात्मक लोकतंत्र को पुनः हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है संघ के शक्ति जब स्पष्ट कर दी जाए, या दूसरा होता है संघ और राज्य दोनों की शक्ति जब स्पष्ट कर दी जाए। संघ की शक्ति जब स्पष्ट कर दी जाती है तो इसका एक उदाहरण है यूरोपीय यूनियन। और जब संघ और राज्य दोनों की शक्ति स्पष्ट कर दी है, पुनः यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक होता है अवशिष्ट शक्तियों जब राज्यों को दे दिया जाता है, उसका उदाहरण है यूएसए। और अवशिष्ट शक्तियाँ जब केंद्र को में डाल दी जाती हैं, उसका उदाहरण है इंडिया और कनाडा। इस प्रकार लोकतंत्र को हम इतने भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। आइए हम सबकी एक एक करके विशेषता बताने का प्रयास करते हैं। संरचना के आधार पर लोकतंत्र को जैसे हमने दो भागों में बांटा, संसदीय लोकतंत्र अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी अर्थात अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम और इंडिया। भारत ने भी संसदीय लोकतंत्र अपनाया है। फिर उसमें प्रश्न उठता है भारत ने आखिर संसदीय लोकतंत्र ही क्यों अपनाया, जिसका उत्तर हम भी आपको देते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, संसदीय लोकतंत्र क्या होता है। इसकी विशेषता को देखा जाए तो नंबर एक देखें तो मुख्य कार्यपालिका प्रतीकात्मक होती है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मुख्य कार्यपालिका प्रतीकात्मक होती है यानी सिंबल होती है, दिखाने के लिए होती है, जबकि वास्तविक शक्ति हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती है। पहली विशेषता है मुख्य कार्यपालिका। जैसा कि एक उदाहरण के रूप में देखा जाए, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि भारत की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इन कार्यों का निष्पादन अपने कर्मचारियों के माध्यम से करवाता है और राष्ट्रपति वही कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद कहेगी। अर्थात आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 क्लास 1 को अगर एक साथ पढ़कर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति यहाँ प्रतीकात्मक होता है जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होता है। उसी प्रकार इसकी दूसरी विशेषता देखें तो संसदीय लोकतंत्र की जो दूसरी विशेषता ये होती है कि संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है, अगर हम देखें तो आपके भारतीय संविधान मंत्रिपरिषद होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र के जो विशेषताएं होती हैं वह मौजूद हैं, इसलिए भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। उसी प्रकार इसकी तीसरी विशेषता अगर देखा जाए तो तीसरी विशेषता यह है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। यानी कार्यपालिका विधायिका अलग अलग नहीं होती, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। अर्थात कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों का एक दूसरे से लेन देन लगाता है, यानी समन्वय पूर्वक कार्य किया जाता है, जबकि न्यायपालिका अलग होती है। यह संसदीय लोकतंत्र की विशेषता होती है। इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र के सभी गुण मौजूद हैं, इसलिए भारतीय संविधान या भारतीय लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र है। अब एक कारण ये बनता है आखिर भारत इस संसदीय लोकतंत्र को क्यों अपनाया। तो वह एक जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत पर शासन किए थे और इनका शासन पूरे भारतीय राजनीति पर अपनी पकड़ बना चुका था। इसके द्वारा उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू किया था जिसे हम सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में देखते हैं, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से देखते हैं, जो अधिनियम के द्वारा होता है। तभी से लेकर 1947 तक जितने भी अधिनियम बने थे वो सब भारतीय संविधान में मौजूद हैं। इस प्रकार देखें 1776 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1774 का एक्ट, फिर 1784 का एक्ट, फिर 1786 का एक्ट, फिर 1793 का एक्ट, फिर 1813 का एक्ट, फिर 1833 का एक्ट, फिर 1853 का एक्ट, फिर 1858 का एक्ट, फिर 1861 का एक्ट, फिर 1892 का एक्ट, फिर 1909 का एक्ट, फिर
और नए शहर। इस प्रकार से देखा जाए स्वतंत्रता के पहले जो है भारतीय शासन प्रणाली में इतने अधिनियम जुड़ चुके थे। फिर विरासत के रूप में देखा जाए तो 1935 का जो संविधान बना था, एक तरह से इस वर्तमान संविधान का आधा भाग 1935 में ही बन चुका था, इस जिसके द्वारा शासन प्रणाली चलाई जा रही थी। इसके अलावा संसदीय लोकतंत्र को अपनाने का एक जो विशिष्ट कारण ये होता है, जो हमारा नेतृत्व था, जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाले हुए नेता थे, उन लोगों का शिक्षण प्रशिक्षण जिस रूप में हुआ था, वे नेता थे, वकील थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे थे, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े लिखे थे, और ब्रिटेन के साथ एक शास्त्रीय संबंध बना हुआ था, और उनके हर नीतियों को, उनके संसदीय प्रणाली की नीतियों को अच्छी तरह से उन्हीं की भाषा में सीख चुके थे। इसलिए हमारा राष्ट्रीय आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। इसलिए उस अधिनियम को हम अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए विरासत के रूप में उसको अपनाना हमें आसान था। इसके अलावा हमारा विविधता भरा देश था, बहुलवादी समाज था, वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ समाज था। फिर अशिक्षा थी, फिर चेतना का अभाव था, जिसके माध्यम से हमें संविधान, स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता, सहिष्णुता, समायोजन, संवाद के माध्यम से एक करके जोड़ना था। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमें यही प्रणाली सहज थी, जिसको हमें अपनाना आवश्यक हो गया। तो इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी अपनाना था, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका समन्वय रूप से कार्य कर सके। यह एक सहज प्रक्रिया हमें संसदीय लोकतंत्र में ही देखने को मिलता है, इसलिए भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। इसके अलावा अब हम आपको अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की विशेषता बताने का प्रयास करते हैं। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का मतलब होता है प्रेसिडेंशियल रूल, अर्थात जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ही शासन अपने हाथ में लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैंने यूएसए को बताया है। इसकी विशेषता ये होती है कि मुख्य कार्यपालिका ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। मुख्य कार्यपालिका ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। जैसे अमेरिका में देखा जाए तो राष्ट्रपति ही पूरी शक्ति का मालिक राष्ट्रपति होता है, यानी वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति ही है। तो वहाँ प्रतीकात्मक रूप में कुछ नहीं है, बल्कि मुख्य कार्यपालिका ही वास्तविक कार्यपालिका होती है, जैसे कि अमेरिका में होता है। फिर दूसरी विशेषता है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति यहाँ जो मंत्रिपरिषद बनते हैं, अमेरिका की जो मंत्रिपरिषद बनते हैं, राष्ट्रपति चुनने के बाद अपने अनुसार अपना मंत्रिपरिषद गठित करते हैं, अर्थात जब वहाँ का शासनाध्यक्ष अपने अनुसार ही मंत्रिपरिषद गठित करेगा, तो गठित हुई मंत्रिपरिषद उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह अध्यक्षात्मक प्रणाली की एक विशेषता बन जाती है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर तीसरी विशेषता ये होती है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। तो अमेरिका में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होती हैं। यह एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की विशेषता होती है, और भारत ने इसको नहीं अपनाया है। अब हम आपको शक्ति के आधार पर लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। शक्ति के आधार पर लोकतंत्र को देखा जाए, शक्ति के आधार पर लोकतंत्र को हम दो भागों में बांटे थे, जिसमें एक था एकात्मक लोकतंत्र। एकात्मक लोकतंत्र का मतलब होता है कि यूनिटरी डेमोक्रेसी। यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है कि संपूर्ण शक्ति जो है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार में निहित रहती है, और क्षेत्रीय इकाइयों केंद्र सरकार के सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। संपूर्ण शक्ति क्या होता है? संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार में निहित होता है। अर्थात दिखाने के प्रयास में अगर हम आपको दिखाएं तो यह कह सकते हैं कि संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है, और एक लिखित संविधान के माध्यम से होता है, जो कि क्षेत्रीय इकाइयाँ माने जो राज्य होते हैं, ये जो राज्य होते हैं केंद्र के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। और जो क्षेत्रीय इकाइयों का स्रोत होता है वो संविधान न हो करके, जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं इसका जो शक्ति का स्रोत होता है वो संविधान नहीं होता, संविधान में नहीं चर्चा की, बल्कि यह केंद्र के द्वारा डेलीगेटेड पावर होता है, केंद्र के द्वारा दिए गई शक्ति होती है। और जब कोई शक्ति डेलीगेट की जाती है, पावर दी जाती है, तो पावर ली भी जा सकती है। अर्थात केंद्र ही राज्यों को शक्ति देता है कार्य करने के लिए, फिर शक्ति को वापस ले लेता है। अर्थात संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। इस प्रकार के लोकतंत्र को हम एकात्मक लोकतंत्र कहते हैं। हालांकि यह एकात्मक लोकतंत्र जो होता है शक्ति अपने पास संपूर्णता में रख लेती है, जो एक तानाशाह सरकार होने के गुण में आते हैं। फिर
अगला है संघात्मक लोकतंत्र। संघात्मक लोकतंत्र को जैसे हमने आपको बताया कि दो भागों में बांटे। संघ की शक्ति जब स्पष्ट कर दी जाए, संघ और राज्य दोनों की शक्ति जब स्पष्ट की। संघ की शक्ति का मतलब होता है, आप देखने का प्रयास करें, केंद्र का मतलब संघ होता है। संघ का मतलब होता है जब संघ की शक्ति स्पष्ट कर दीजिए, बाकी शक्तियां किसके पास हैं इस निश्चित नहीं है। जब केंद्र की शक्ति स्पष्ट कर दी, यानी जब भी कोई संघ बने और राज्य बने या इकाई बने तो इसकी शक्ति स्पष्ट कर दी, बाकी सब शक्तियां नहीं, तो ऐसे लोकतंत्र को क्या कहते हैं। फिर जब केंद्र यानी संघ और राज्य दोनों की शक्तियां स्पष्ट कर दीजिए तब क्या कहते हैं। इसके आधार पर ही हमने आपको एक उदाहरण देने की कोशिश किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप के देशों का एक संगठन बना है जिसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं, ईयू कहते हैं। यूरोपीय यूनियन एक तरह का लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कार्य करती है। तो लोकतंत्र में यूरोपीय यूनियन की शक्ति स्पष्ट कर दी है, जिसका आप जानते हैं इसका मुख्यालय यूरोप में ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय यूनियन को क्या कहा गया है कि उसकी 3 शक्तियाँ स्पष्ट कर दी हैं। क्या है? मुद्रा सुरक्षा सेवाएँ। मुद्रा यानी पूरे यूरोप की मुद्रा एक होगी जिसे यूरो आप कहते हैं। पूरे यूरोप की सुरक्षा जो होती है नाटो सैनिकों द्वारा संभाली जाती है। नाटो सैनिक क्या होते हैं? यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे यूरोप के सुरक्षा की गारंटी लिए हुआ है। और फिर पूरे यूरोप की जो संचार होते हैं, एविएशन सिस्टम होते हैं, एक तरह से परिवहन, हवाई जहाज उड़ाने की प्रक्रियाएं जो होती हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन एक होती है। अर्थात मुद्रा सुरक्षा संचार पूरे यूरोप की एक है। इसके अलावा सब शक्तियाँ सब देशों के पास हैं। यह भी एक तरह का लोकतंत्र का उदाहरण है। फिर अगली बात जब आती है, जब संघ और राज्य दोनों की शक्तियाँ स्पष्ट कर जाएं, संघ और राज्य दोनों की शक्ति स्पष्ट कर दी जाए, लेकिन शेष शक्तियाँ किसके पास होंगी, इस आधार पर भी लोकतंत्र को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया गया है। यानी संघात्मक लोकतंत्र को 2 आधार पर बांटने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक कहते हैं अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों में डाल दिया जाए तब, इसका उदाहरण यूएसए है। और अवशिष्ट शक्तियों को जब केंद्र में डाल दिया जाए तो इसका उदाहरण इंडिया और कनाडा है। अर्थात अगर देखें, जब शेष शक्तियाँ यानी केंद्र, शेष शक्तियाँ यानी संघ और राज्य, यानी केंद्र और राज्य में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो, लेकिन जब शेष शक्तियाँ राज्यों को दिया जाए तो राज्य मजबूत हो जाएंगे। इस प्रकार का उदाहरण आपका यूएसए है। यानी यूएसए के राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ दोनों की हैं, लेकिन शेष शक्तियाँ किसके पास हैं? राज्यों के पास हैं। लेकिन अगर अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हों, जिसका उदाहरण आपको इंडिया और कनाडा है, तो दोनों की शक्तियाँ, केंद्र और राज्य की शक्तियाँ निर्धारित कर दी गई हैं, लेकिन जो शेष शक्ति होती है केंद्र के पास हो, संघ के पास हो, तो इसका उदाहरण इंडिया और कनाडा हो। यह भी संघात्मक लोकतंत्र का उदाहरण होता है। अब यह टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह संघ कैसा संघ होता है, इसी को इस तरह का उदाहरण है, कोसीफेडरल की समस्या आती है, एक परिसंघ है कि संघ है। यह एक बार फिर हम आपको जब आर्टिकल 1 भारतीय संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 समझाएंगे तो फिर उसमें संघ और राज्य के हम बातें बताएंगे। ये इस प्रकार से हम देखा जाए तो संघात्मक लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, सबकी सामूहिक विशेषता बताने का प्रयास करते हैं। संघात्मक लोकतंत्र की विशेषता, पहली विशेषता तो ये होती है कि यहाँ द्वैध शासन पद्धति होती है। द्वैध माने दोहरी शासन की पद्धति होती है, यानी केंद्र और राज्य की अपनी अपनी शासन पद्धतियाँ होती हैं। संस्थाएं दोहरी प्रवृत्ति की होती हैं, जैसे नागरिकता न्यायपालिका दोहरी प्रवृत्ति, यानी संघ और राज्य की अलग अलग न्यायपालिका होती हैं। फिर शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में स्पष्ट तरीके से किया जाता है और वह लिखित संविधान के माध्यम से होता है। लिखित संविधान के माध्यम से शक्तियाँ बांटी जाती हैं। फिर अगली विशेषता यह है कि यह संविधान के सर्वोच्चता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत पालन किया जाता है। संविधान ही सर्वोच्च होता है। फिर अगली विशेषता यह है कि यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका होगी जो संविधान की व्याख्या करती है। संविधान की व्याख्या करने के लिए क्या होता है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो। फिर अगली विशेषता क्या है? केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक सदन का निर्माण किया जाता है जिसे आप राज्यसभा कहते हैं। तो भारत में लोकसभा, राज्यसभा है। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी संघात्मक लोकतंत्र की बात को स्पष्ट करता है तो राज्यसभा करता है। इस प्रकार देखा जाए तो लोकतंत्र जो होता है
संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक एकात्मक लोकतंत्र और संघात्मक लोकतंत्र होते हैं।